क्या हुआ माधव, अकेले क्यों बैठा है? जाओ खाना खाओ। जी नहीं हरी सर, हमको भूख नहीं है। भूख नहीं है? बीमार उमार हो क्या? नहीं सर, बस भूख नहीं है। द्विवेदी जी, हम कई दिन से देख रहे हैं कि माधव अवस्थी खाना नहीं खा रहा है। जरूर कोई बात इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। खाना नहीं खाता? ये क्या बात हुई? हमसे तो कुछ कहा नहीं उसने। हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बात ही अपने पेट के अंदर दबा रखा है और फिर कहता है कि भूख नहीं। ठीक है, हम देखते हैं। माधव। जी सर। अरे माधव, ये हो क्या रहा है? उपवास है, भूख हड़ताल? दरअसल हम कुछ पैसे जोड़ रहे हैं सर। भूखे रहकर? खाने पीने के खर्चे के बाद तनख्वाह कुछ नहीं बचती। खाओगे नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर ये तनख्वाह किस काम की? माधव, बात क्या है? इरादे क्या हैं? सर, पैसे हम खुद के लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए जोड़ रहे हैं। जमानत करवानी है उसकी। 19 साल से जेल में सड़ रही है वो। एक बार बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हैं उसे। माधव, तुम अपनी माँ के लिए जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने आप के साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत। उनचास वर्षीय मीना अवस्थी को 19 साल पहले सन 1993 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मीना अवस्थी का 19 वर्षीय बेटा माधव अवस्थी अपना पेट काटकर पैसे बचा रहा था अपनी मां की जमानत करवाने के लिए, ताकि उसकी मां अपने बेटे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आजादी के माहौल में गुजार सके। माधव आजादी का मतलब समझता था क्योंकि वो खुद जेल में पैदा हुआ था। कभी कभी अम्मा से भी मिलाने ले जाते। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। अबे वो माधव, अभी के अभी मैडम बुलाई है, चलो भागो। माधव, तुम अगले हफ्ते 18 साल के हो रहे हो। जी मैडम। देखो, हम 18 साल के ऊपर यहाँ किसी बच्चे को नहीं रख सकते। जी। हम तुम्हें एक संस्था में भेज देंगे। वहाँ तुम रह भी सकते हो और वो लोग तुम्हें कुछ काम भी सिखा देंगे। कब जाना होगा मैडम? तो 7वीं पास हो? पूरी 8वीं भी कर ली है सर, बस पर्चा नहीं दिया। पर्चा दोगे और पढ़ाई करोगे? जी सर। तो फिर तुम पढ़ोगे, जितना चाहोगे उतना, और पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी सीखोगे, हुनर वाला। क्यों? पढ़ाई के साथ काम और काम के साथ पढ़ाई करोगे? जी जी करेंगे सर। तो ये है हमारी जिंदगी, ये है हमारा काम, और काम करके अपनी अम्मा को दुनिया दिखाना चाहते हैं, आजाद दुनिया। अम्मा, ले 400 रुपये है, पिछला हफ्ता का मजूरी। वकील से बात हुआ? बहुत पैसे मांग रहे हैं अम्मा।
कहते हैं जमानत की रकम भी काफ़ी होगी। बहुत पुराना केस है ना। हाँ, 19 बरस पुराना। हमारी तो जिंदगी निकल गई यहाँ। और कई साल बाकी हैं अम्मा, आज़ादी भी निकलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना। मीना को जेल की सजा एक हत्या के केस में हुई थी। इस केस के बारे में माधव को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था और उसकी मां का कहना था कि खुद उसे भी इस हत्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आखिरकार उम्र कैद के 19वें साल में रिहाई की पहली किरण मीना अवस्थी की जिंदगी पर पड़ी, और वो भी एक दूसरे कैदी की बदौलत। हमको मालूम है, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारी रिहाई कैसे हुई? हाँ। एक वकील है इलाहाबाद के सत्यवेद दीक्षित, उन्होंने हमारा केस लड़ा। पैसा कितना लिए? इको पैसा नहीं का? हमारा भाई मिलने गया था उनसे। ये सत्यवेद दीक्षित ज्यादातर मानव अधिकार के केस लड़ता है। ये मानव अधिकार का होता है? वो तो हमको भी नहीं मालूम। हमको खाली इतना मालूम है कि मुफ्त में लड़े और हमारी रिहाई करवा दी। उनका कोनो अता पता, फोन बोन हम माधव को दे देंगे, वो बात कर लेगा। हमको मालूम था तुम मांगोगी। ये लो, तुम्हारा भी काम बन जाए मीना। बहुत सजा काट ली। ओ गायत्री मैडम, जरा जल्दी, वरना पता चला यहाँ जेल से निकलते निकलते वहाँ रिहाई कैंसिल हो गई। तुम जाओगे ना इलाहाबाद? हम जाएंगे अब। वो गायत्री है ना जिसकी जमानत हुई, वो भी हमारी तरह उम्र कैद की सजा काट रही थी। इन्हीं वकील ने मदद की, वो भी बिना एक पैसा लिए। हम आज ही इनको फ़ोन करते हैं अम्मा। सत्यवीर दीक्षित। मीना, मिलने का टाइम खत्म। हेलो। प्रणाम सर, हम माधव अवस्थी बोल रहे हैं आजमगढ़ से। क्या आप एडवोकेट सत्यवीर दीक्षित जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं, बोलिए। सर, दरअसल हमें अपनी अम्मा के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। क्या हुआ आपकी अम्मा को? सर, हमारी अम्मा आजमगढ़ उज्जवल मेला कारागृह में 19 साल से सज़ा काट रही है। उन्हें उम्र कैद हुई है। हमें आपका नंबर गायत्री सिंह जी से मिला, जिनकी आपने जमानत करवाई। सर, क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखो, बिना केस को पूरी तरह स्टडी किए हुए हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक काम करो, तुम इलाहाबाद आ सकते हो मिलने? हाँ सर। कब आए आपसे मिलने? शुक्रवार को 11:30 बजे सुबह ठीक रहेगा? हम पहुंच जाएंगे। प्रणाम सर। उम्मीद की एक किरण नजर आई कि अम्मा को जमानत मिल सकती है, जेल की बाहर की दुनिया वो देख सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी अम्मा ने कत्ल किया भी था या नहीं। हमने कभी पूछा नहीं और अम्मा ने भी नहीं बताया। सर, हम जेल के अस्पताल में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र में हमें बाल कर भेजा गया। 18 साल तक हम वहीं थे। फिर अभी लक्ष्य पुनर्वासन केंद्र में रहते हैं। उन्हीं लोगों ने काम सिखाया और काम दिलाया। उम्र कैद की सज़ा क्यों हुई तुम्हारी अम्मा को? सर, कत्ल के जुर्म में। नाम क्या बताया था अम्मा का? जी, मीना अवस्थी। अच्छा, कहाँ की थी तुम्हारी अम्मा? मतलब कहाँ, जुर्म कहाँ हुआ, गिरफ्तारी कहाँ हुई, कुछ पता है? कुछ नहीं मालूम सर, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की। देखो माधव, अभी तक
तुम्हारी दी जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि तुम्हारी माँ का नाम मीना अवस्थी है, जो इस वक्त उज्जवल महिला कारागार में उम्र कैद की सज़ा भोग रही हैं पिछले 19 सालों से। हैं, हम इसका केस पेपर निकलवा लेंगे। सर, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पैसे के बारे में कुछ मत सोचो अभी, पहले एक बार केस देख लेते हैं क्या, फिर बात करेंगे। जमानत होगी ना अम्मा की? बगैर केस को स्टडी किए हम कुछ नहीं कह सकते माधव। अगर जमानत होने लायक केस रहा तो पूरी ताकत लगा देंगे, तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? हम और अम्मा, बस हम दोनों ही एक दूसरे के, और हमारा कोई नहीं है सर। मोबाइल नंबर बताओ अपना। अभी हम लिए नहीं है सर, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सर हैं द्विवेदी जी, हम उनका नंबर आपको दे देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो। इक्कीस साल पहले सन 1991 मेबिलपुर गांव, जिला लखीमपुर खीरी। 28 वर्षीय मीना अवस्थी अपने पति रामकुमार अवस्थी, 7 वर्षीय बेटे बबलू अवस्थी, 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी अवस्थी और अपने ससुर श्रीकांत अवस्थी के साथ रहती थी। 21 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था? पापा 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 पापा, हम भी चलें आपके साथ? हम चौराहे से वापस आ जाएंगे। अच्छा आजा, जल्दी आजा, बैठो। अरे टिफिन में तो लेते भी चाहिए ना। अरे लो, ये भी छूट गया। इसको थोड़ा हम चौराहे तक छोड़ देंगे, टहलते हुए आ जाएगा, ठीक है? अरे तोता आ गया, खाना खा गया। चल लक्ष्मी, नहाने चल। खाने के बाद माँ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो तोता बोला कि मुझे पानी दे दो नहाने के लिए। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ए गुप्ता, ज्यादा मनमानी ना दिखाओ हमको, समझे कि नहीं? सारा दुनिया जान रहा है कि तुम हमरा जमीन पे कब्जा किए हो, ये चापाकल बिठवा दिए हो और अब हमरा ये जमीन घेर रहे हो तुम। बकवास ना करो रामकुमार, समझे? ये जमीन हमरा है, ये जमीन तोरा कभी था ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो सरकार का जो कागजात है हमरा पास, वो सब रद्दी है, रद्दी में फेंक दे। अरे झूठा कागज पत्री पर लिखने से सच कब से होने लगा हो? अरे सच ये है कि तुम लोग सब चोर हो। ए चाचा, फालतू बकवास नहीं, वरना उम्र का लिहाज नहीं करेंगे हम। ए गुप्ता, हम तुमको आखिरी बार समझा रहे हैं, इन नल का हटाओ यहाँ से और ये घेराबंदी हटाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा, कह रहे हैं। ये तो यहाँ से नहीं हटेगा, जो करना है कर लो। अरे रे, थोड़ा तो शर्म करो। एक तो सारा पानी खींच बैठा, वो भी हमने जमीन का। ए मीनवा, रहने दे, ये जमीन हमारी जमीन को लग के है, ना तुम्हारी है ना हमारी, समझ गई? लो देखो, खुद ब खुद कह रही है कि जमीन इसका नहीं है। अरे तुम्हारी भी तो नहीं है। इस जमीन पे चाहे हम पानी बहाएं, चाहे खून बहाएं, हमारी मर्जी। आप हमारी बात सुनिए, जाते हैं पुलिस में शिकायत दर्ज करते ही खून मारने की धमकी दे रहे लोग। अरे रोज रोज पीठ पीछे महाभारत शुरू करना बंद करो। अरे जो करना है सामने करो, ये लो तुम्हारे सामने। देखा, जानलेवा हमला किया है इसमें। चलिए पुलिस आने दो। हम जानलेवा हमला किया तुम पर, तुम जिंदा खड़ी हो हमरे सामने। अभी तो फूंक मारे हैं, अगली बार पटक के ढेर कर देंगे, समझी? अंदर चलो। अरे अंदर ही रखो इसको, किसी दिन हमारा हाथ उठ गया ना तो हमेशा के लिए हम पर हाथ चलाओगे, हम पर हाथ चलाओगे। तुम फेंकोगे। अंदर चलो, जाओ अंदर। सुनिए, सरपंच जी से कहकर असली वाली कागज पत्री बनवाइए, रोज की झिक-झिक से तो मुक्ति मिले। अरे इनका सर ना फोड़ दिया तो हमारा नाम नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, चलो ना, जो करना कर लीजिए। बच्चे को संभाल, चलो अंदर जाओ। चलो तुम लोग क्या मुंह पाए खड़े हो, काम करो अपना। योर ऑनर, इन दोनों परिवारों का झगड़ा गहरी दुश्मनी में बदल गया और ये दुश्मनी जानलेवा बन गई। योर ऑनर, मैं अपना पहला गवाह रामदास भटनागर को बुलाना चाहूंगा।
जिसने मीना अवस्थी को कत्ल के बाद अंधेरे की तरफ भागते हुए देखा। हाँ रामदास, कत्ल की रात तुमने क्या देखा था? साहब जी, हम उस दिन खेतों से काम करके घर वापस आ रहे थे। बहुत देर रात हो गई थी साहब। तभी हमने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। माँ, नहीं, नहीं। ए कौन है? ए रोक, ए रोक, ए कौन है? ए रोक, ए रोक। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, बउआ उठ। ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, आपका बेटवा अंकित बहुत बुरी तरीके से घायल है। कहाँ? अरे वहाँ झाड़ियों में बहुत खून बह रहा है, जल्दी चलिए। क्या हुआ जी? हमको क्या पता, उधरे सब भाग के गया है। साहब, हम सुंदर भैया और उर्मिला भौजी को उस जगह पर लेकर गए थे। वहाँ से वो दोनों लोग अंकित को अस्पताल ले गए। पुलिस भी आई थी साहब अस्पताल में, और बच्चा मुँह दम तोड़ा था साहब जी। योर ऑनर, अंकित कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी मौत गला काटने से हुई है। और आज से सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ खड़ी आरोपी मीना अवस्थी ने मृतक अंकित की माँ उर्मिला को जान की धमकी दी थी। हम नहीं किए हैं। तो उस रामदास भटनागर को तुम्हारा नाम लेने का क्या जरूरत था? अरे वो एक औरत को देखा था, और तो कोई भी हो सकती है ना। सब समझ रहे हम ही सब किए हैं, मगर हम ना ही किए। पुलिस नहीं न मान रही है। पुलिस कह रही है कि होता है कुछ परिस्थिति प्रमाण, उसके हिसाब से साबित हो रहा है कि अंकित का खून तुम ही की हो। इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस बात को काफी स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं कि कथित आरोपी मिसेस मीना अवस्थी दोषी हैं। ये कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी को 6 वर्षीय अंकित कुमार के मर्डर केस में दोषी करार देती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। दीदी, शब्द ही नहीं निकल रहे। निर्मला, बबलू और लक्ष्मी कैसे हैं? तुम्हारे जीजा जी तो आते ही नहीं हमसे मिलने। दीदी, जीजा जी और तुम्हारे ससुर जी और उनके तरफ वालों को लगता है कि तुम उनके परिवार पर कलंक हो। निर्मला, हम पेट से हैं। तुम्हारे जीजा जी हमसे कहे थे कि हमारे लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। दीदी, वो तो होने से रहा। वैसे भी आज के बाद शायद हमारे लिए भी आना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सास ने कहा है कि ये आखिरी बार है। आज के बाद कोनो नाता नहीं रखना है तुमसे। दीदी, तुम्हारे बारे में पूरा गांव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर, मतलब परिस्थिति जन्य प्रमाण के आधार पर तुम्हारी अम्मा को उम्र कैद की सज़ा हुई है। इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता था, कोई अड़चन नहीं थी इसमें। अच्छा, तुम निर्मला मौर्य मतलब अपनी मौसी को, अपनी माँ की छोटी बहन को जानते हो? जी नहीं सर, अम्मा ने कभी कुछ बताया नहीं। तुम्हारी माँ के इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था आज से 19 साल पहले ही, लेकिन कोई सामने आया नहीं, ना तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारे दादाजी।
अच्छा, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, बड़ा भाई भी है, जो अब तुम्हारे जैसे बड़े हो गए होंगे। हमारे भाई बहन है? हाँ। देखो, जब तुम्हारी माँ की गिरफ्तारी हुई थी ना, तुम उनके पेट में थे। हमें बड़ी हैरानी हो रही है, क्यों नहीं बताई ये सब बातें। खैर, जाने दो। देखो, अभी हमें करना ये है कि हम तुम्हारे बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करेंगे। उसके लिए तुम्हारा पहचान पत्र लगेगा। कुछ है तुम्हारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे ये पता चले कि तुम मीना अवस्थी जी के ही बेटे हो? नहीं सर। माधव का जन्म जेल के हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनवाया गया था। इस केस में ऐसी कई चीजें थीं जो अजीब थीं और प्रो बोनो लॉयर सत्यवीर दीक्षित को खटक रही थी। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं वकील साहब आप हम पर? कोई इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहे हैं जेलर साहब, एक सीधा सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हमारे मुवक्किल माधव अवस्थी का जन्म जब आपके ही जेल के हॉस्पिटल में हुआ, तो फिर इसका बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना? तो ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस वक्त के जेलर कोई और थे। जेल तो वही है ना, जेल भी वही है, जेल का हॉस्पिटल भी वही है, जेल के रिकॉर्ड्स भी वही हैं। अब जेल के रिकॉर्ड्स फाइल थोड़ी ट्रांसफ़र हो जाते हैं जेलर के साथ। देखिए जेलर साहब, मसला ये है कि हमें अपने मुवक्किल के बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करना है। उसके लिए इसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ये बात साबित करने के लिए कि आपके जो कैदी हैं मीना अवस्थी, उनका बेटा है ये। इसी बात के लिए आपसे दरख्वास्त जितनी जल्दी हो सके जारी कर दीजिए प्रूफ। अरे भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा आपको हाँ? कि भाई वो ऑर्डर मैं नहीं दे सकता। जो चीज हमारे कार्यकाल में नहीं हुई है उसका दोष या इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, समझे आप? सब समझ गए सर। अब ये क्या है? ये है 94 की केस की फाइल। ये देखिए, हमारे मुवक्किल के गिरफ्तार होने के 8 महीने बाद ये बेल ऑर्डर पास हुआ था। हमारा सवाल ये है कि ये कॉपी आपके पास क्यों नहीं है, कि ये भी हमारे मुवक्किल के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह गायब हो गई। देखिए वकील साहब, फिर से दोहरा रहे हैं हम आपसे कि जो कुछ भी हुआ उस वक्त के जेलर की देखरेख में हुआ। हमारी देखरेख के सारे रिकॉर्ड अपडेट है और किसी भी कैदी को हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमें उम्मीद थी कि आपका यही जवाब आएगा। चलिए, फ्लैशबैक को छोड़ते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में आप इस जेल के जेलर हैं और हमारी मुवक्किल जो है आपके कैदी हैं, और हम अपने मुवक्किल के वकील हैं। हमसे मुलाकात करने आए हैं, मिलवाइए, या फिर उन्हीं जेलर साहब से परमिशन लाना पड़ेगा। अम्मा, ये हैं वकील साहब सत्यवीर दीक्षित जी। तुम इनसे मिलना चाहती थी ना, देखो ये खुद ही तुमसे मिलने आ गए। नमस्कार, बैठिए। बड़ी अजीब बात है मीना जी, 1994 में आपकी छोटी बहन निर्मला मौर्य ने आपकी ज़मानत की अर्जी दी और अर्जी मंजूर भी हो गई। श्रीमती मीना अवस्थी की तरफ से कोर्ट में कोई है? यह लगातार तीसरी बार हुआ है कि श्रीमती मीना अवस्थी की बहन निर्मला मौर्य द्वारा फाइल की गई मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है और उसे चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए यह कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को मंजूर करती है और उन्हें बेल ग्रांट करती है, ये देखते हुए कि उनका 3 महीने का एक बच्चा है। शायद सरकारी वकील को आपके केस में खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए आपकी जमानत का विरोध करने के लिए कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। देखिए, यह है बेल ऑर्डर आपका 1994 का, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बेल ऑर्डर जेल अधिकारियों तक कभी पहुंचा ही नहीं, ना ही निचले कोर्ट से कोई जज आया आपका हाल चाल लेने, जबकि उनका कानूनी फर्ज है। हमारी बहन निर्मला, उसको उसके ससुराल वाले कहे थे हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर भी हमारी जमानत की अर्जी दी होगी। शायद बेचारी अदालत में पेश नहीं हो पाई होगी और ना ही हमको बता पाई होगी। लेकिन आपके पति रामकुमार अवस्थी को तो सामने आना चाहिए था, वो अपने बेटे को लेके जाते, अपने साथ रखते, ये उनका कानूनी फर्ज है। कोई नहीं आया साहब, ना कोई बचाने आया
और ना ही कोई मिलने। बस यही आता रहा और इतना बरस में पहला बार आप आए हैं सर। अच्छा, आपको क्या लगता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के मोबिलपुर गांव में ये सब लोग मिल जाएंगे? आपके पति राम कुमार अवस्थी, बड़ा बेटा बबलू अवस्थी और लक्ष्मी आपकी बेटी, मतलब इनसे जाके मिला जा सकता है? ए मीना, चलो तुमसे कोई मिलने आया है इतने सालों के बाद, तुम्हारे बेटे के अलावा। कौन? चल के खुद ही देख लो। सजा के 13 साल बाद पहला बार कोई हमसे मिलने आया था और शायद आखिरी बार। कुछ बोलेंगे नहीं? बस इतना बोलने आए हैं कि मेबिलपुर हम छोड़ रहे हैं, घर बेच दिए। क्या आप जानते हैं हम दोनों का एक और बेटा है माधव? सुने सुने हैं। तो बाल गृह में रहता है, आपको देखेगा तो खुश होगा। अपने बाबा को, अपने भाई बहन के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। देखो मीना, 8 साल पहले हमने दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे भी हैं हमारे। और हमने तो बच्चे, बबलू और लक्ष्मी। बबलू 6 साल पहले हाईवे पर ट्रक के नीचे आ गया था, चल बसा। लक्ष्मी की शादी करा दिए हैं हम, खुश है वो। हम तो बस ये कहने आए थे कि आज के बाद 13 साल से जानते हैं, नया से बोलने का कोनो जरूरत नहीं है कि आप हमसे कोनो रिश्ता नहीं रखना चाहते, पर माधव आपका खून है, उसका यहाँ कोई नहीं है, तो जेल में पैदा हुआ। देखो मीना, हम चाह कर भी उसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। हमारे अपने 2 बच्चे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मेरी पत्नी नहीं मानेगी। हाँ, जो बात तुम 13 साल से जान रही हो, बेहतर होगा उसे जीवन भर के लिए जान लो कि अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और हम कभी मिलने नहीं आएंगे। बरेली में कहीं रहते हैं, पता नहीं है हमारे पास। होता भी तो क्या होता, जब रिश्ता ही ना रहा तो पता होने से क्या फायदा। माधव, हम तुमको तुम्हारे बाबा के बारे में नहीं बोले काहे कि वो तुमको मंजूर नहीं किए थे, तुमको बेटा कहने से इनकार किए थे। अब आप निश्चिंत हो जाइए मीना जी, हम आपकी ओर से एक पिटीशन डालेंगे कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए, और देखिएगा केस लंबा जाएगा नहीं और जीत भी हमारी होगी और आपकी रिहाई होगी। इलाहाबाद कोर्ट में तुम्हारी अर्जी डाल दी है, जैसे से बात आगे बढ़ेगी बताते रहेंगे, है ना? चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपनी अम्मा के साथ रहने लगोगे, है ना? सब ठीक हो जाएगा। योर ऑनर,
हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी जी पिछले 19 साल से जेल में उम्र कैद की सज़ा भुगत रही हैं। उनका बेटा है ये माधव अवस्थी। ये जेल में ही पैदा हुआ, 4 साल तक माँ के साथ रहा। बाद के 15 साल वो बाल घर में अकेला रहा और 18 साल का हो जाने के बाद उसे एक लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में अभी रह रहा है। हमारी दरख्वास्त है कि हमारे दोनों मुवक्किल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई भी दोष नहीं है। दोष कैसे नहीं था? मर्डर केस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। सर गौर से पढ़ेंगे चार्जशीट तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि पूरी हियरिंग, पूरी सेंटेंसिंग मात्र सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। एक मात्र आई विटनेस है जिसने क्राइम सीन से एक औरत को भागते हुए देखा था। कौन है? रोक! और सर चौंकाने वाली बात यह है कि उस एकमात्र आई विटनेस ने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्राइम सीन से जो औरत भाग रही थी वो हमारी क्लाइंट मीना अवस्थी ही है। लेकिन क्योंकि मृतक अंकित कुमार की फैमिली और हमारे क्लाइंट की फैमिली के बीच लैंड डिस्प्यूट था काफी समय से, उसका फायदा उठाते हुए मृतक के परिवार वालों ने एक इल्जाम लगा दिया हमारे क्लाइंट के ऊपर। उस समय के माननीय कोर्ट ने भी बिना और सब्सटैंशियल एविडेंस के आधार पे सीधे उसे एक्सेप्ट कर लिया। सर ये मर्डर केस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है और एविडेंस ओनली सर्कमस्टेंशियल। तो मीना अवस्थी बेल एप्लीकेशन करती, इतने साल क्यों लगे? आज से 19 साल पहले सन 1994 में हमारे क्लाइंट की छोटी बहन निर्मला मौर्य ने अर्जी डाली थी, लेकिन लगातार 3 सुनवाई तक ना तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई आया ना ही डिफेंस की तरफ से। तो तत्कालीन जज महोदय ने 5000 की श्योरिटी के आधार पर एक बेल ऑर्डर भी पारित किया था। तो फिर क्या सर, कुछ नहीं हुआ। जो बेल ऑर्डर पारित किया गया था वो जेल अथॉरिटी से कभी पहुंचा ही नहीं। और तो और निचली अदालत से भी कोई जज नहीं आया हालचाल लेने के लिए या ये चेक करने के लिए कि जो बेल ऑर्डर पारित हुआ था उसके आधार पर रिहाई हुई भी या नहीं। ये रहे सर पेपर। बेल की एप्लीकेशन करने वाली निर्मला मौर्य बतौर गारंटर सामने आई नहीं, 5000 की श्योरिटी भरी नहीं गई। हाँ सर, वो एक्चुअली हुआ ये कि निर्मला मौर्य जी ने हिम्मत तो दिखाई, मानवता के नाते अर्जी डाली बेल के लिए, लेकिन उनके ससुराल वालों ने पाबंदी लगा दी उन पर, तो बेल की आगे की प्रक्रिया वो पूरी कर नहीं पाई। और हमारे क्लाइंट के जो पति हैं राम कुमार अवस्थी जी, वो कभी सामने आए ही नहीं। उन्होंने ये मान लिया कि सज़ा हो गई है तो पूरे ख़ानदान पे कलंक लग गया है। सर बाकी लोगों ने तो जो किया तो किया ही, लेकिन हमारे अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की हमारे क्लाइंट के साथ। देखिए ना सर, मात्र 5000 के मुचलके के नहीं भरे जाने के एवज में 19 साल से सज़ा भोग रही हैं। एकाकी जीवन, दर्द, डर, इसकी सज़ा सिर्फ हमारे क्लाइंट को ही नहीं मिली है बल्कि उनके निर्दोष बच्चे माधव अवस्थी को भी मिली है। 19 लॉन्ग मिजरेबल ईयर्स। दूसरी बात यह है योर ऑनर कि समाज, परिवार और कानून ने तो जो नाइंसाफ़ी की वो तो की ही हमारी मीना अवस्थी जी के साथ, लेकिन उनके निर्दोष बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसका जन्म जेल के हॉस्पिटल में ही हुआ। 4 साल तक माँ के साथ रहा, फिर बाद के 15 साल अकेले बालघर में रहा और जब 18 का हो गया तो एक लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में वो आज भी रह रहा है। माँ, बाप, भाई बहन के होते हुए भी एक बच्चा अनाथ, एक यतीम की जिंदगी जी रहा है। और ये 19 साल की सज़ा सिर्फ हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी को ही नहीं मिली, ये सज़ा उनका निर्दोष बेटा माधव अवस्थी भी झेल रहा है। योर ऑनर, हम अपने क्लाइंट मीना अवस्थी और माधव अवस्थी की तरफ से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें आगे की ज़िंदगी साथ बिताने दी जाए, एक बेहतर ज़िंदगी का मौका दिया जाए, इन्हें इनका मानवाधिकार मिले। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी की रिहाई माधव अवस्थी के लिए भी उसके अनाथ होने से, उसके यतीम होने से रिहाई होगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माधव, हमने शुरुआत तो अच्छी कर दी है। हमारी अम्मा की जमानत होगी ना सर? जमानत की मांग तो हमने की ही नहीं है, हमने रिहाई की मांग की है, पूरी रिहाई की। बैठो। हाँ, सर आपने हमारी अम्मा का केस पढ़ा, आपसे एक बात पूछते हैं, क्या हमारी अम्मा ने किसी का कत्ल किया था? देखो, ये पूरा केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। तुम्हारी अम्मा ने शुरू से ही कत्ल से इनकार किया है, पर हाँ, उस अंकित कुमार नाम के बच्चे का कत्ल हुआ ज़रूर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और कोर्ट का फैसला, तीनों में तुम्हारी अम्मा को गुनहगार बताया गया। हालांकि हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए मुद्दा ये इम्पॉर्टेंट है
कि तुम्हारी अम्मा को बेल मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, ये उनका हक था। तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी जो तुम्हें नहीं मिली, ये तुम्हारा हक है। तो हम हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के आगे रहम की भीख नहीं मांग रहे। जी हमने कभी पूछा नहीं अम्मा से कि उसने कत्ल किया था या नहीं, कभी पूछेंगे भी नहीं। पर एक बात है जो हमारे मन से नहीं निकल रही है कि हमारे बाबा हैं, एक बहन है, एक बार उन्हें देखने का दिल करता है। बरेली बोले थे और कुछ नहीं कहे। कभी मन करता है कि मिले उनसे, कभी मन करता है कि एक बार देखें उनको, फिर सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। बाबा चाहते ही नहीं है उनको। क्या फर्क पड़ता है? तुम हमरा बेटा हो, तुमरे माँ बाबा दोनों हम ही हैं। वो तो कभी थे ही नहीं हम दोनों के लिए, और जौन आदमी कभी था ही नहीं उसका का गम करना। अम्मा, वकील साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द होगा, और बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। बढ़िया होगा, ऐसा होगा तो। ये सारा संघर्ष उसी के लिए तो है ना। अम्मा की रिहाई के बाद क्या हम उनको यहाँ ला सकते हैं रहने के लिए? हमारे पास और कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो माधव, हम कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। जब तक रहने की जगह नहीं है तब तक तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। धन्यवाद सर। इस केस में गलतियां हुई हैं और ज़रूरत है कि उन गलतियों को सुधारा जाए। यह कोर्ट मीना अवस्थी की तुरंत रिहाई का ऑर्डर देती है और इस पिटीशन को बतौर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हुए स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट जेल के उन सभी केसेस में स्टेटस रिपोर्ट का ऑर्डर देती है जिनमें कैदियों को बेल का हक मिला ही नहीं या फिर बेल के बाद उनकी रिहाई हुई नहीं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने रिलीज रिपोर्ट क्लियर किया। जेलर साहब, मीना अवस्थी को अब आप 1 मिनट भी अंदर नहीं रख सकते। रिहाई तो हो चुकी है। जेलर साहब, क्या आप ये हमारी अम्मा को दे सकते हैं? मीना, ए मीना, चल आज तेरा भी नंबर आ गया। सच्ची? आज आज हमारी रिहाई का दिन है? ये तुम्हारे बेटे ने दिया है तुम्हारे लिए।
रामकुमार अवस्थी जी का आओ बैठो। पता चल गया उनका, बरेली में है, उनका पूरा एड्रेस है हमारे पास। हमको नहीं लगता है कि इतना बरस बाद वो जरा सा भी बदले होंगे। हाँ, बदले तो नहीं हैं। बात की है हम उनसे, पूछा आपकी बेटी के बारे में तो मना करने लगे कि उनसे संपर्क ना करें, बसा बसाया घर है। हमने कहा हम कौन होते हैं मना करने वाले, मीना जी बताएंगे मिलना है कि नहीं मिलना है। उनका फ़ोन नंबर है हमारे पास, आप ले लीजिए, बात कीजिए, बोलिए कि बेटी से मिलना है, आपका अधिकार बनता है। वकील साहब रहने दीजिए, ये ज़िंदगी में हमको जितना अधिकार मिलना था वो मिल गया, काफ़ी है, और कौनो अधिकार नहीं चाहिए। हम तो बस अपने माधव के पास रहे, इसको बहुत ही प्यार करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। मीना के पति रामकुमार ने मीना से दूर हुए 7 साल पूरे होने के पहले ही दूसरी शादी कर ली थी, जबकि उन दोनों के बीच में लीगल सेपरेशन नहीं हुआ था। वकील की सलाह पर मीना ने अपने पति से मुआवजे, लिविंग एक्सपेंस और एक घर की मांग की थी, जहां वो अपने बेटे माधव के साथ रह सके। रामकुमार ने मीना और माधव को अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया। फिलहाल मीना और माधव मीना के पति रामकुमार के बरेली वाले घर के एक हिस्से में रहते हैं, और दूसरे हिस्से में रामकुमार अपनी दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के साथ रहता है। माधव इस वक्त एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। मीना और माधव की तरफ से प्रशासन से भी अपील की गई है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा माँ बेटे को कॉम्पनसेशन प्रदान किया जाए। बड़े दुख की बात है कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मीना के हक की जमानत उससे वंचित रही। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। आजादी के 68 सालों के बाद भी आज हमारे देश में ऐसे हजारों केसेस हैं जहां हर रोज इस वक्त किसी की रिहाई रोकी जा रही है तो किसी का बचपन कैद में है। मीना अवस्थी की पिटीशन ने हमारे देश के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। लोअर कोर्ट्स को ऐसे इनमेट्स की क्वार्टरली रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करनी होती है। कानून के हिसाब से लोअर कोर्ट के जज को रेगुलर व्यक्तिगत रूप से जेलों में जाना चाहिए निरीक्षण के लिए। अगर मीना के केस में ऐसा किया गया होता तो 19 साल पहले ही मीना की रिहाई हो चुकी होती और माधव एक प्यार भरे घर में पला बड़ा होता, न कि रहम की 4 दीवारों के बीच। जिस वकील ने मीना का केस लड़ा था वो इस वक्त उसी जेल में एक दूसरी इनमेट की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछले 23 साल से जेल में है और उसकी बेटी ने अब तक एक बार भी आजाद दुनिया में कदम नहीं रखा। ऐसा लगा कि किसी ने उसके होंठ सिल दिए हैं, लेकिन उसका खामोश चेहरा मानो कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे सभी सवालों का एक ही जवाब होता, खामोशी। वो क्लास में होकर भी कहीं बहुत दूर होती, खोई सी, लेकिन उसके दिमाग के पन्ने कोरे नहीं थे। काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा था, पर बयां नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। वो यहाँ पे नहीं है मैडम। तो कहाँ है? गांव में। तो यहाँ तुम्हारे साथ कौन है? दीदी। दीदी को बुलाओ कल। नेहा ने अपनी टीचर मेघा से झूठ बोला था। उसके माँ बाप गांव नहीं गए थे। अरे अजीत, संजय, रोज रोज बोलना पड़ेगा मुझे? एक दिन अपने आप तैयार होके स्कूल नहीं जा सकते तुम लोग? अरे पढ़ोगे नहीं ना तो हम जैसा बनोगे। नेहा का पिता आनंद शर्मा फल बेचने वाला था और उसकी मां नम्रता लोगों के घरों में काम करती थी। कठिन जिंदगी थी, पर तनाव का कारण सिर्फ गरीबी नहीं थी। 13 वर्षीय नेहा के साथ कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने उसके दिलो दिमाग को परेशानी की गिरफ्त में धकेल दिया था। नेहा की तकलीफ सन्नाटे में लिपटी थी।
लेकिन उसकी क्लास टीचर को नेहा के मन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुमार अवस्था में अपने डगमगाते कदम रखने वाले बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं और अपने तजुर्बों को जुबान नहीं दे पाते, लेकिन उनके मासूम चेहरे और उनकी कोमल आंखें दर्द और डर दोनों के निशब्द आईने होते हैं। अरे नेहा, आजा आजा अंदर आ। मैं तेरे स्कूल आऊं? क्यों, क्या गड़बड़ की है तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया है काजल दीदी। तो फिर तेरी टीचर क्यों मिलना चाहती है मुझसे? बोलना क्या हुआ स्कूल में? अरे अब इतना भी क्या पुलिस वालों की तरह सवाल कर रही है काजल? अब टीचर ने बुलाया तो मिला ना। काजल, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ है? नहीं मैडम। क्यों? क्लास में ध्यान ही नहीं होता इसका, रोज होमवर्क इनकम्प्लीट। क्या बात है? क्यों नेहा, क्या कह रही है मैडम? देखो नेहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, डरो मत। अच्छा, मुझे नहीं तो अपनी दीदी को तो बता सकते हो। बताओ क्या बात है? घर पर भी ऐसी ही रहती है, खोई सी, गुमसुम सी? मैडम वो दरअसल नेहा माँ बाबा के साथ रहती है, शादी के बाद मैं अपने घर पे रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाप गाँव गए हैं तुम ही देखभाल करती होगी ना। काजल दीदी, मैं माँ बाबा को बीच में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने टीचर से झूठ बोल दिया। लेकिन क्यों सर, विक्रम ने क्या किया है? काजल शर्मा, तुम्हारे पिता आनंद शर्मा ने विक्रम और उसके माँ बाप पर तुम्हारी किडनैपिंग की शिकायत की है। लेकिन मैं किडनैप नहीं हुई हूँ। लेकिन तुम अभी तक 18 की भी नहीं हुई। आनंद शर्मा, तुम्हारी काजल इस विक्रम जायसवाल के घर मिली है। बड़ा चालाक है ये विक्रम, पहला फुसला के भगा ले गया बच्ची को। नहीं सर, ये सच नहीं है सर। काजल खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। काजल, सच बताना सर को क्या है? हाँ सर, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। सर मैं खुद गई हूँ उसके साथ, हम दोनों शादी करने वाले हैं। काजल, शादी तुम तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती। तुम नाबालिग हो। और विक्रम जायसवाल, चार्ज तो बनता है तुम्हारे खिलाफ जबरदस्ती ले जाने का। मैं और काजल तो एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बकवास कर रहा है ये। प्यार व्यार के नाम पे पता नहीं क्या कांड किया है हमारी इज्जत के साथ। सबके सामने तू अपने माँ बाप का नाम उछाल रही है, इसका साथ दे रही है तू? जो सही है मैं उसी का साथ दे रही हूँ, और मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है। मेरी भी अपनी कोई मर्जी है। सुनो काजल, कानून ये कहता है कि तुम विक्रम जायसवाल के साथ नहीं रह सकते। लड़की को मेडिकल के लिए ले जाओ, और नाइक, इस विक्रम जायसवाल को हिरासत में लो। नहीं सर। काजल, क्या हुआ? नेहा कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। माँ आई नहीं काम से? नहीं बाबा। संजय और अजीत भी नहीं आए स्कूल से? नहीं। क्या बात है बेटा, आजकल बड़ी उदास रहती हो? उसके होंठों की खामोशी, उसकी आंखों का सन्नाटा, आखिरकार चंद शब्द बनकर कागज पर उमड़ पड़ा। उस चिट्ठी में एक राज था जो उसके कांपते हाथों ने लिखा था, और वो टीचर्स रूम की तरफ चल पड़ी थी। पता नहीं कितनी देर से वो वहां खड़ी थी, ये सोचती हुई कि चिट्ठी दूं या नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा ही ली, चिट्ठी मुझ तक पहुंचा दी। मेरे पूछने पर फिर खामोश रही और पलटकर चली गई।
शब्द बहुत कम थे, दर्द बहुत ज्यादा। पढ़कर रूह कांप गई मेरी। एक भरोसेमंद टीचर को अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नेहा को एक वर्कशॉप से मिली थी। चिट्ठी देने के 3 दिन पहले नेहा के स्कूल में एक एनजीओ ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। उस वर्कशॉप की बदौलत नेहा एक बेहद दुखद अंधेरे से राहत की रोशनी की तरफ अपना पहला कदम उठा पाई थी। हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, है ना? जब हम खुश होते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, ऐसे। जब हम झगड़ते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, उन्हें खींचते हैं, एक दूसरे पर लपकते हैं, राइट? बच्चों, टच करना, स्पर्श करना, छूना अपनी भावनाओं को बताने का तरीका है। जब हमें माँ गले लगाती है, चूमती है या पिताजी सर पर हाथ फेरते हैं, पीठ थपथपाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम पहचान जाते हैं कि ये सही स्पर्श है। पर कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं जिनके होते ही हमें अच्छा नहीं लगता। स्पर्श 2 तरीके के होते हैं, सही स्पर्श और गलत स्पर्श। ये मेरी स्टूडेंट है, हम सहेलियां भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शरीर की इज्जत करते हैं। शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम नहीं छूते। वो हमारे शरीर के प्राइवेट अंग हैं, जिन्हें कोई भी कहीं भी नहीं छू सकता। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो अजनबी हो, कोई भी हो। और अगर कोई भी आपके उन प्राइवेट अंगों को छू रहा है तो वो आपको संकेत देता है कि ये स्पर्श सही नहीं है, ये गलत है, ये बैड टच है। इस बैड टच, गलत स्पर्श को समझना बहुत जरूरी है। गलत टच होते ही आपको अंदर से बुरा लगेगा। गलत टच होते ही आपको क्या करना है? पहली बात, आपको चुप तो हरगिज नहीं रहना है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये बात अपने मम्मी, पापा या किसी बड़े को बतानी है जिस पर आप भरोसा करते हो। वो आपकी बड़ी बहन या टीचर भी हो सकती हैं। अब ध्यान से देखना और सुनना। ये चार्ट है हमारे प्राइवेट अंगों के। अगर आपके होठों पर कोई किस करता है तो ये बैड टच है। आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। अगर आपके सीने पर कोई हाथ रखता है तो ये भी बैड टच है। आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। पेट के नीचे, पैरों के बीच में या फिर पीछे छूता है तो आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। ये सारे बैड टच हैं, गलत स्पर्श। अगर कोई आपको गलत स्पर्श कर रहा है तो वहां से निकलकर सीधे ये बात किसी बड़े को बता देनी चाहिए कि क्या हुआ है। इसमें शर्म की या डरने की कोई बात नहीं है। गलत वो है जो आपको गलत स्पर्श कर रहा है, आप नहीं। अगर आपको कोई डरा रहा है तो भी डरिए मत। हिम्मत करके ये बात अपने मम्मी, पापा या टीचर को बता देनी चाहिए। रुकिए रुकिए, इस ताइयों की असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ है। अगर कोई भी आदमी किसी के भी साथ अपनी ताकत लगाकर जबरदस्ती या प्यार से गेम के नाम पर इस तरह से छूता है या गंदी हरकतें करता है तो ये गलत है, ये जुर्म है। बच्चों, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से छुआ है तो आपको बिना डरे, बिना हिचकिचाए बोलना है। जैसे जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे जाके मम्मी को बता देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह किसी ने आपको इन 4 जगहों पर छुआ तो आपको किसी बड़े या मम्मी को जाके बताना है। शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, समझ गए? आपके नोटिस बोर्ड पर हमने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं जिसमें हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। अगर आपको कोई रॉन्ग टच करता है, गलत स्पर्श करता है या परेशान करता है तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप अपने घर के बड़े या टीचर्स से भी इस बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं। नेहा मैडम, मेरे बाबा रोज़ मुझे गलत तरीके से छूते हैं, गंदी हरकत करते हैं। मैंने माँ को कई बार बोला है और हर बार वो मुझे चुप रहने के लिए कहती है। मुझे बहुत गंदा लगता है, दर्द होता है।
हेलो हेलो गीता जी, मेरी क्लास की एक बच्ची को प्रॉब्लम है। क्या नाम है उस बच्ची का? नेहा, नेहा शर्मा। ओके, क्या नेहा ने खुद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई है? कागज पर 4 लाइन लिखकर मेरे टेबल पर छोड़कर चली गई। आज स्कूल के बाद क्या तुम उसे अपने पास रोक सकती हो? मैं आकर उससे बात करना चाहूंगी। मैं आपका वेट करूंगी। नेहा, तुमने सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। बहुत बहादुर हो तुम, और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दो हमें। ए काजल, ए काजल, चल बाबा को चाय बना कर पिला। मैं नहीं बनाने वाली, मुझे खेलना है। बड़ी बदतमीज हो गई है ना तू, देखता है तुझे। दीदी मुझे भी खेलना है, बाद में खेलना। नेहा तो वो नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा बाबा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, आजा, अपने ठेले पे बिठा के सैर कराऊंगा। हाँ, चल। 7 साल की उम्र में नेहा को सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसके बारे में उसे किसी ने बताया नहीं था। और उसको गलत स्पर्श करने वाला उसका अपना पिता था। 7 साल की बच्ची ये कैसे समझ पाती कि उसके पिता का स्पर्श बैड टच है? सात साल की थी तुम, और ये तुम्हारे साथ रोज होता था। नेहा ने अपने माँ को भी बताया था, है ना नेहा? नेहा को यह समझने में वक्त लगा कि उसका पिता जो उसके साथ करता आया था वो गलत था। मेरे अलावा किसी को बोला तूने? नहीं माँ। तो बोलना भी नहीं, चुप रहे। लेकिन माँ मैं नहीं बोला है ना, और मुझे भी कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। बस मैं तुझे कुछ दवाइयाँ दूंगी, वो ले लेना, खा ले इसे। नेहा को अजीब लगा था कि टीवी पर दिखाए गए रेप सीन को उसकी मां ने गंदा कहकर चैनल बदलवा दिया था, पर वो अपने ही घर में अपनी ही बेटी के साथ हो रहे उसी जुर्म से मुंह फेर रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हें जो दवाइयाँ दे रही थी उसका नाम जानती हो तुम? मैडम, ये बच्ची की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पिछले 6 साल से उसका सेक्सुअल एब्यूज चल रहा है और शोषण करने वाला है उसका अपना बाप। उसने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ अपनी सारी डिटेल्स हमें बताई है कि क्या क्या हो रहा था उसके साथ। मैम, मुझे स्कूल में 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन डे 1 से नेहा मेरी नज़र में रही है। हमेशा ब्लैंक, डिस्टर्ब्ड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमने जो वो वर्कशॉप किया था अवेयरनेस वाला, उसके बाद वो सामने आई और मुझे आकर वो नोट दिया। मुझे लगता है उस वर्कशॉप से उसे हिम्मत मिली। लेकिन गीता, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन गीता, एक तरफ होगा बच्ची का बयान और दूसरी तरफ होगा उसके माँ बाप का स्टेटमेंट। हमारा पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है।
मेघा कह रही थी कि उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे मिलने स्कूल आई थी। हाँ मैम, उसका नाम है काजल जायसवाल, लेकिन नेहा ने उसके साथ ये बात शेयर नहीं की है। जब उसकी माँ ने ही उसे सपोर्ट नहीं किया तो बाकी घर वालों से उसका कॉन्फिडेंस हट गया होगा। हमें उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। वो हमारे पास आई है, सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। अवेयरनेस वर्कशॉप से हिम्मत पाकर नेहा अपनी तकलीफ के बारे में एक चिट्ठी के जरिए बोल पाई थी। नेहा की दबी आवाज को उसकी स्कूल टीचर मेघा और एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने कानून के कानों में बुलंद कर दिया। पूरे 6 साल नेहा के साथ उसके अपने घर में उसके अपने पिता के हाथों उसका यौन शोषण होता आया था। नेहा ने अपनी माँ को इस भयंकर हादसे के बारे में बताया भी था, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। जब एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है तो उस बच्ची का किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। गीता जी, मुझे पता है मामला नाजुक है, लेकिन फिर भी हमें बच्ची से तो बात करनी ही पड़ेगी। सिर्फ बात नहीं इंस्पेक्टर, आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। देखिए, अगर जुर्म हुआ है तो एफआईआर तो होगा ही होगा। हमारी लेडी कांस्टेबल बच्ची से बात करेगी, उसे और हौसला देने के लिए आप दोनों वहां मौजूद रह सकती हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज हो। अक्यूज को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ित का स्टेटमेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गीता जी, हम भी बच्ची का भला ही चाहते हैं। क्या बात है? तुम्हारे पति आनंद शर्मा कहाँ है? वो बाजार गए हैं। कौन से बाजार? वो सब्जी मंडी में ठेला लगाते हैं। लेकिन बात क्या हुई है साहब? बात यह है नम्रता जी, ये कोई बात ही नहीं हुई। इतने बड़े हादसे को आपने चुप्पी में घोट दिया। बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन। कहाँ है तुम्हारा पति? वो रहे। ये क्या बात कर रहे हो साहब? नेहा हमारी बेटी है, सगी बेटी, खून है हमारा। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मैं गरीब हुआ तो क्या, कुछ भी बोलोगे आप लोग? आनंद शर्मा, नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि पिछले 6 साल से तुम उसके साथ क्या क्या कर रहे थे। नम्रता जी, नेहा ने हमें यह भी बताया कि उसने आपसे यह सब कुछ कहा था और आपने उसे चुप रहने के लिए कहा था। अरे नेहा की माँ, ये हो क्या गया इन लोगों को? दिमाग खराब कर दिया हमारी बच्ची का। किसी ने भड़काया या बहकाया मेरी नेहा को? उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं बोला इस सब के बारे में। इस सब के बारे में नेहा ने आपको बताया था 1 साल पहले। आपने क्या किया? उस बच्ची के मुंह में गोली ठूस दी। कौन सी गोली खिला रही थी बच्ची को? नहीं साहब, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। कोई गोली वोली नहीं दी थी मैंने उसे। बल्कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि नेहा के बाबा ने उसके साथ। चुप! ये सब का सब साजिश है नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो। कुछ खिला पिला करके वश में कर लिया है इन लोगों ने। अरे दवा तो इन लोगों ने पिलाई है हमारी बच्ची को। शिकायत तो दर्ज हो चुकी है। नेहा को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। डॉक्टर उसे चेक करेंगे और फिर खुलेगा तेरे 6 साल के करतूतों का चिट्ठा। साहब ये सब झूठ है साहब, मुझ गरीब को जीते जी मार रहे हो साहब। साहब इतने गंदे इल्जाम के बाद मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा साहब? साहब नम्रता, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। नेहा क्यों कहानियां बनाने लगी? उस बेचारी पर तो वैसे ही कितना भयानक अत्याचार हो रहा था और उसने तुम्हें बताया भी था, पर तुमने कुछ नहीं किया। कैसी औरत हो तुम, कैसी माँ हो तुम? मैम साहब, उसने मुझे 1 साल पहले कुछ नहीं बोला।
बस 3 दिन पहले बोला है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो आपके पास आ चुके थे। सच कह रही हूं मैं। सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। कुछ नहीं बीत रही है तुम पर, बस तुम डर गई हो कि आगे क्या करोगी। नम्रता देखो, अब तो बता दो कि कौन सी दवा दे रही थी तुम नेहा को। हाइमन रैप्चर एंड इट इज एन ओल्ड रैप्चर। इस लड़की के साथ काफी लंबे समय से सेक्सुअल असॉल्ट होता है। मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ काजल? विक्रम, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पर हुआ क्या है? नेहा की बड़ी बहन काजल पुलिस के सामने हाजिर हुई। शादी होने से पहले तक वो उस घर का हिस्सा थी। पुलिस उससे ये जानना चाह रही थी कि क्या उसे नेहा के साथ हो रहे यौन शोषण की कोई भनक थी। अब काजल ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। काजल, डॉक्टर की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नेहा पर बलात्कार हुआ है। पर नेहा ने हमें बताया कि उसने ये सारी बातें तुम्हारी माँ को बताई थी 1 साल पहले, पर तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि नेहा को चुप रहने के लिए कहा। काजल, क्या तुम इस सब के बारे में कुछ जानती हो? काश नेहा ने मुझसे बात की होती, माँ से नहीं। मुझसे बेहतर उसे और कोई समझ नहीं पाता। लेकिन गलती मेरी ही है। मैं क्यों चुप बैठी रही? क्यों मैंने नेहा को नहीं बचाया? देखो, जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहो, डरो मत। विक्रम और मैं कॉलेज में मिले सर। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब बोल भी दो यार। तुम्हें पता है कितना जरूरी होता है आई लव यू कहना? डर लगता है विक्रम। ओ, तो अब तुमको मुझसे डर लगता है ना? नहीं, सच बोलने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं विक्रम, सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। और अगर मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई तो मुझे मेरा प्यार बहुत ही खोटा लगेगा। अभी पहेलियां मत बुझाओ यार काजल। और तुम ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा या क्या करूंगा। बस आर या पार करो, जो दिल में है ना उसे बोल दो, और यकीन करो मैं कबूल करूंगा। मेरा रेप होता है विक्रम। क्या कह रही हो काजल तुम? हाँ, बहुत साल पहले पहली बार हुआ था। उसके बाद बार बार लगातार होता है। पर कौन? नहीं सुन सकोगे तुम। अरे कौन काजल, कौन? मेरे बाबा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अगर वो कोई बाहर का आदमी हो, कोई अनजान इंसान हो, तो तुम रो सकते हो, तुम लड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सबसे पहला रक्षक हो, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, ए काजल, ए काजल, चल बाबा को चाय बना कर पिला। मैं नहीं बनाने वाली, मुझे खेलना है। नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा बाबा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, तुम वो घर छोड़ दो काजल, और मेरे साथ आ। मैं तुम्हें उस घर में नहीं लौटने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा पूरी लाइफ। तुमसे बहुत प्यार करता हूं काजल, बहुत।
भाभी के लिए पूछ रहा हूं। अब तो आंखें दो। मैं विक्रम के साथ भाग गई, लेकिन फिर बाबा ने उसके खिलाफ किडनैपिंग का कंप्लेन दर्ज कर दिया। विक्रम को अरेस्ट करा दिया। पर सर ऐसा मत कीजिए। सर विक्रम ने मुझे किडनैप नहीं किया है सर, ये गलत है सर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मेरे बाबा है। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा काजल, तुझे पता भी है तू क्या बक रही है? देखो कितनी गंदी बात कर रही है हमारी बेटी। ऐसा दिमाग करके छोड़ दिया है उसने, पता नहीं किस गटर का पानी डाल दिया है इसके दिमाग में। माँ, अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो ये आदमी है। सर, ये मामला मुझसे ताल्लुक रखता है। क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? क्या मेरा कोई हक नहीं है? बोलो, क्या बोलना है? विक्रम मेरे होने वाले पति हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सर, ये आदमी, ये राक्षस है, राक्षस। अगर आपको अरेस्ट करना है सर तो इसको अरेस्ट कीजिए, आप इसे जेल में रख दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। मैं सच कह रही हूँ सर। साहब, ये पागल हो गई है। पागल हो गई तू? चुप। बाबा की शिकायत के कारण विक्रम को 2 महीने की जेल हुई सर, और मुझे जबरदस्ती बाबा के घर लौटना पड़ा क्योंकि मेरे 18वें जन्मदिन में कुछ टाइम बाकी था। रो मत काजल, और डर भी मत। तू एक काम कर, तू वापस चली जा और जितना हो सके उस आदमी से दूर रह। तुम्हारे 18 साल के होते ही हम शादी कर लेंगे, प्रॉमिस। और उसके बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पुलिस वाले को बार बार कह रही थी कि मेरे बाबा गंदे हैं, गलत आदमी है। काजल, क्या तुमने उस पुलिस वाले को यह बताया था कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहे हैं? नहीं सर, कोशिश करने से पहले ही चुप हो गए। तो डर, ऊपर से शर्म, और हर बात पे एक ही बात दोहराई जाती थी कि मैं नाबालिग हूं, मुझे अपनी माँ बाप की बात सुननी चाहिए। कैसे माँ बाप सर? इस इंसान को कोई बाप कैसे बोल सकता है जो अपनी बेटियों का रेप करता है? लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन अगर मैंने पुलिस स्टेशन में पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बोल दिया होता कि ये आदमी आनंद शर्मा मेरा रेपिस्ट है, तो आज मेरी बहन यहाँ को इतने साल इस जानवर को झेलना नहीं पड़ता। शर्म आ रही है मुझे को कि मैं इतनी कमजोर बहन निकली। शर्म आ रही है कि मेरी माँ मुझसे भी कमजोर निकली। बस साहब, बस और मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, बेटियां है मेरी। और मत मारो साहब, मेरे शरीर और दिल दोनों में बहुत दर्द हो रहा है साहब। साले, दर्द हो रहा है तुझे? दर्द का मतलब भी समझता है तू? जो घाव तूने अपनी बेटियों को दिए ना, दर्द उसे कहते हैं। नेहा की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई है हमने, कसम से कहता हूं, इतने साल के ड्यूटी में तेरे जैसा गिरा हुआ, घटिया और कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बाप क्या होता है, इंसान क्या होता है, बस साले तू क्या है? नेहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, यहाँ रहना पसंद करोगी? यहाँ तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, स्कूल भी यहीं से आया जाया करोगी, और तुम्हारी बहन काजल वो भी यहाँ आकर तुमसे बराबर मिलती रहेगी। मुझे माफ कर दे नेहा, मैं अपने दुख दर्द में इतनी खो गई कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर वो मुझे बर्बाद कर सकता है तो वो तुझे क्यों छोड़ेगा? आज मैंने पहले ही शोर मचाया होता, कम से कम तू तो बच जाती।
मुझे पता नहीं था कि आप इस सब की वजह से घर छोड़कर गई हैं, वरना मैं सबसे पहले आप ही के पास आती। जब माँ ने मदद नहीं की तो मुझे लगा अब मेरी मदद और कोई नहीं करेगा। चूंकि नम्रता पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए उस पर चुप रहकर एक जुर्म को छिपाने के चार्जेस नहीं लगाए गए। नेहा धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। एनजीओ की तरफ से, स्कूल की तरफ से और उसकी बहन काजल की तरफ से उसे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैडम मैं बोलूं? नेहा की मां नम्रता ने पुलिस को बताया कि वो नेहा को ऐसी दवाई देती थी जिससे कि उसके पीरियड्स नॉर्मल आते रहे। नम्रता इस बात पर अड़ी रही कि नेहा ने उसे 1 साल पहले अपने बलात्कार के बारे में नहीं बताया था। दूसरी ओर नेहा ये बात दावे के साथ कहती रही कि उसने अपनी मां को बताया था, लेकिन वो चुप रही और नेहा को भी चुप करा दिया। आनंद ने भी कन्फेस नहीं किया कि वो नेहा या काजल का रेप करता था। नेहा के पिता आनंद शर्मा पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और साथ ही उसे पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये केस नेहा और काजल के स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर ट्रायल पर आएगा। सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच, देश के हर बच्चे को इन 2 किस्म के स्पर्शों के बीच का अंतर सिखाना हम सबका दायित्व है। सिर्फ 3 बंदरों की तरह बुरा ना देखना, ना बोलना, ना सुनना काफी नहीं है, बल्कि आज के जमाने में हानिकारक भी है। जब तक बच्चों के साथ बुरा होता देखकर, उनके निशब्द दर्द को सुनकर हम चिल्लाएंगे नहीं, उन मासूमों को चिल्लाने की आवाज नहीं देंगे, तब तक बच्चों का यौन शोषण तो कम होने से रहा। देश भर में कई संस्थाएं सेक्सुअल अवेयरनेस वर्कशॉप चला रही हैं। बच्चों को यौन भक्षकों से आगाह करना और अपने आप को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई लिखाई। कुछ लोग सवाल करते हैं कि 6, 8, 10 साल की उम्र में जिस्मानी रिश्तों और स्पर्श के बारे में बातचीत करना क्या उचित है? अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के आंकड़े देखे जाएं तो ये बिल्कुल ही उचित है। देश के हाई कोर्ट्स में, मेडिकल कम्युनिटी में, टीचिंग कम्युनिटी में हर जगह इस तरह के अवेयरनेस वर्कशॉप्स की सराहना हो रही है और क्राइम पेट्रोल भी इन सभी संस्थाओं को सैल्यूट करता है। हम सैल्यूट करते हैं नेहा की स्कूल टीचर को, जिसने गुरु होने का अपना सच्चा धर्म निभाया। अपनी स्टूडेंट को वो मजबूत सहारा दिया, वो विश्वास भरा माहौल दिया, जिसकी वजह से नेहा दर्द के निशब्द अंधकार से निकलकर अपनी दर्द भरी खाई को समाज की रोशनी में ला सकी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, किसी और से अपनी तुलना ना करें, बल्कि अपने अंदर के गुण को तराशें। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।